अमृतपाल के बारे में आप जानते हैं? जी, मुझे आश्चर्य की बात है कि वो डिब्रूगढ़ में बैठ के ऐसे आवाज़ कर रहे हैं और लोग उनको वोट देने के लिए तैयार है। मैं सुन रहा हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। हरमंदिर साहब जाता हूँ हर वक्त, और हरमंदिर साहब में जो सुकून मिलता है, जो अपने आप को भगवान के साथ एक मन में रहने का जगह है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। पंजाब में आप घूम रहे हैं, क्या पंजाब में क्या देखा? पंजाब एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है। कोई भी पार्टी बहुत खुशी से नहीं कह सकते कि हम अच्छा स्वीप करेंगे, लेकिन सबसे बड़े पार्टी इस चुनाव के बाद कांग्रेस ही होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 303 पार होगी। 300 की बात नामुमकिन है। मैं आपसे लिख के दूं कि भाजपा को 272 जो मेजोरिटी का मार्क है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये माना जा रहा है कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। पहले वो लंबा समय कांग्रेस के टाइम सेंटर टू लेफ्ट रही, सोवियत यूनियन से बहुत अच्छे रिश्ते होते थे, पर पिछले टाइम में वो सेंटर टू फार राइट हो गई है। बीच में राइट भी रही, पर अब सेंटर टू फार राइट हो गया, इसीलिए बीजेपी जाने का नाम नहीं लिया। आप मानते हैं ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया? मेरे मन में ज्यादा पॉपुलिज्म कहा जाता है राजनीतिक भाषा में। जब चुनाव लोकसभा का आता है तो मोदी के नाम पर, जहां मोदी की आइडियोलॉजी पर वो पोलराइज होता है, तो इसका मीनिंग क्या है? मोदी जी की आइडियोलॉजी आपको अच्छी तरह पता है। एक तरह से हिंदुत्व है, दूसरा तरह से एक पर्सनालिटी कल्ट है। जैसे हिंदुत्व नहीं मोदीत्व बन गया है, तो मोदी जी कर रहा है आजकल। शायद ये एक और सबूत है कि ये चुनाव आने वाला है। जैसे आप संविधान का मसला उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें देश में हो रही हैं, कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो वो कहते हैं जब संविधान की बात आती है तो वो 75 ले आते हैं, इमरजेंसी ले आते हैं। जब कम्युनलिज्म की बात आती है तो वो 84 ले आती है। इसका क्या जवाब है? मैं भी इमरजेंसी के खिलाफ था, लेकिन एक चीज मैं भी मान लेता हूँ कि इमरजेंसी संवैधानिक। बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, डीप स्टेट को लेकर। आप क्या मानते हैं, डीप स्टेट होती क्या है? जो स्टेट हम देखते नहीं है और जो छुपा के काम करते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल हो। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मेरे ख्याल में हमारा एक बहुत बड़ा डीप स्टेट है। पाकिस्तान के बारे में बोले तो बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं कि वहाँ डीप स्टेट है। सर, हेनरी किसिंजर को मिले हैं आपको? हाँ, बहुत बार ज़्यादा इंडिया के बारे में ही बात की उनके साथ, क्योंकि मैंने कहा मुझे याद है 71 में आप इतने खिलाफ थे हमारे, आपने ये सब कहा निक्सन को, इंदिरा गांधी के बारे में, भारत के बारे में, और आप पाकिस्तान को समर्थन दिए। तो 71 में आपका मन क्यों बदल गया? मैं खुश हूँ कि आप आजकल इंडिया के साथ फ्रेंडशिप में हैं। मैंने कहा कि देखिए, भारत हमें ज़रूरी है। पूरा नीति घाड़ा माना जाता है वो हेनरी किसिंजर ही करते रहे हैं सब कुछ, आपको तो पता है सारी गेमें। तो दुनिया सब जब सर ऐसे, मतलब आप कैसे, आपने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, बंदा इतना बेकिर्क हो जाता है सर कि दुनिया में कुछ आपने देखा, वहाँ पर अफगानिस्तान में क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों से, इराक में क्या हुआ। आप एक थ्योरी करते हो और कहते हो वार ऑन टेररिज्म है, पर वो तो वार ऑन रिसोर्स निकल आती है, वार ऑन ऑयल निकल आती है। 1200 नहीं, 2000 नहीं, अब 40,000 लोग को मारा दिया है, कितने सारे घरों को तोड़ दिया है, कितने लोगों की जिंदगी को आपने बर्बाद किया है। ये तो रुकना चाहिए। क्या करें आप? यूएन का इन दिनों में मीनिंग खत्म हो गया है, क्योंकि जो यूएन कह रही थी, अमेरिका ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। नहीं, देखिए, यूएन ने कहा सीज फायर करो, अमेरिका ने ठोक के कहा कि हम नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। यूएन एक मंच है। तो ये माना जाए कि यूएन है जो वो तगड़े लोगों की है, बड़े लोगों की है, गरीब बंदे की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। फलस्तीन की कोई सुनवाई नहीं है, अमेरिका जो कहेगा वो होगा। जॉर्ज सोरोस को आप कैसे देखते हैं कि वाकई वो फंडिंग करके अरब स्प्रिंग कहीं ला देते हैं, कभी इजराइल और फलस्तीन पर अब उनकी नहीं चली? तो जॉर्ज सोरोस को मैं जानता था जब मैं मेरे मिले हैं आप? हाँ, बहुत बार लगे रहो। मुन्ना भाई का वीडियो लेके जाके दिखा दिया। अच्छा, ये सब है हमारे भारत के पॉपुलर सिनेमा, तो बहुत अच्छा लगा। भारत का सरकार बदलना तो बहुत दूर का सोच है यार, उनका मन में ऐसे वो मोदी साहब के खिलाफ बोले, आपको पता है। ये कहते हैं कि ये साजिश है, क्योंकि वेस्ट नहीं चाहता, या वेस्ट के कुछ लोग नहीं चाहते, वेस्ट की डीप स्टेट का एक हिस्सा नहीं चाहता, दूसरा हिस्सा तो मोदी जी के साथ है। आप तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत जानते हैं और आप यूएनओ में रहे हैं।
तो आपको लगता है कि ये जो कहा जाता है कि बड़ी बड़ी फाउंडेशनें, बहुत सारी किताबें भी इस बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में लिखी गई किताबें हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, दुनिया को वही चला रही हैं, उसमें ये सोरोस जैसे लोग भी हैं, कहाँ गेम घुमानी है, कहाँ कौन रहे, कहाँ कौन ना रहे। आप ऐसे डर के दूसरों को कंट्रोल करना क्यों? ये बहुत पिटी लगता है, वो छोटी सी मन के एक्शन से। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਥਿੰਕ ਟੂਡੇ, ਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟਮਾਰੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਥਿੰਕ ਟੂਡੇ, ਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟਮਾਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ देश की राजनीति ते पंजाब की राजनीति। वेलकम टू पंजाब सर। नमस्कार यादविंदर, अच्छा लगा आपसे फिर मिलके। पिछली बार मिले थे जब आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए थे आप। वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बार के चुनाव नहीं हारने वाला। पार्टी भी जीत रही है इस बार। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पार्टी अच्छी तरह जीतेंगे और इंडिया गठबंधन जो है वो तो जून 4 को सरकार बनाने वाली है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही इंटेलेक्चुअली देखते हैं और बहुत थ्योराइज करते हैं, ये माना जा रहा है कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। पहले वो लंबा समय कांग्रेस के टाइम सेंटर टू लेफ्ट रही, सोवियत यूनियन से बहुत अच्छे रिश्ते होते थे, पर पिछले टाइम में वो सेंटर टू फार राइट हो गई है। बीच में राइट भी रही, पर अब सेंटर टू फार राइट हो गया, इसीलिए बीजेपी जाने का नाम नहीं लिया। आप मानते हैं ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया? देखिए, पूरा देश में ये सही नहीं है। उदाहरण ले लो तो दक्षिण भारत में, जैसे केरला में अभी भी लेफ्ट टू सेंटर, जैसे पंजाब भी है ऐसे तो। हाँ, और मेरे ख्याल में बंगाल में भी आप असलियत में देखेंगे तो ममता बनर्जी भी लेफ्ट है और सीपीएम और कांग्रेस भी लेफ्ट कर रहे हैं बंगाल में। तो ये नहीं है कि हर जगह में ऐसे हो, लेकिन एक चीज़ सही है जो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक पॉपुलिज्म आ गए हैं कि लोग आके कहते हैं कि देखिए ये लोग जो है, ये कॉस्मोपॉलिटन लोग, ये जो सेक्युलरिज्म बोल रहे हैं, ये जो हमसे दूर हैं, हम सारे जो इस देश के असलियत, मतलब इस देश की हमारे, बहुत देश में ऐसे कहते हैं, इस देश के लोग जो अपने ही मज़हब, अपनी ही आइडेंटिटी, अपनी ही भाषा, अपनी ही जगह जान के जीते, उनके लिए हम हैं असली प्रतिनिधि। तो आप इससे देखा है ट्रंप अमेरिका में, अपना एर्दोवान टर्की में, उर्बान हंगरी में, और मोदी भारत में, और इटली में, यही कह रहा है, इटली कई देशों में यही हुआ है कि इस किस्म के लीडर्स कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन्स को छोड़ दो, जो डावोस जाते हैं, 5 स्टार होटल में पूरा दुनिया गुजरते हैं, हम तो यहाँ के लोग हैं और हमें यहाँ आप लोग के हित में हम काम, लुटियन दिल्ली में रहते हैं। हाँ, तो इस किस्म की बात है। ये तो हुआ, उसको अगर आप चाहते हो तो राइट ऑफ सेंटर कह सकते हो, लेकिन मेरे मन में ये ज़्यादा पॉपुलिज्म कहा जाता है राजनीतिक भाषा में, और ये पॉपुलिस्ट नेताओं काफ़ी उनका कोई प्रोग्रेस हो आप स्टेट वाइज चाहे सर कहो, पर जब चुनाव लोकसभा का आता है तो मोदी के नाम पर, जहाँ मोदी की आइडियोलॉजी पर वो पोलराइज होता है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मोदी जी की आइडियोलॉजी आपको अच्छी तरह पता है। एक तरह से हिंदुत्व है, दूसरा तरह से एक पर्सनालिटी कल्ट है, जैसे हिंदुत्व नहीं मोदीत्व बन गया है। और उसके साथ जो मोदी जी करते हैं, हमारे देश को बांट रहे हैं मज़हब के बुनियाद में, और उनकी राजनीति काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की जो राजनीति हम देख रहे हैं मोदी साहब से, इसको ना राइट ना लेफ्ट में कहूँगा कि ये काफ़ी सेल्फिश राजनीति है जो हमारे देश को तकलीफ़ दे रहे हैं। आप अगर मुसलमान हो भारत में आजकल, आप क्या सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में जब आपका प्रधानमंत्री आपको ऐसे आपके बारे में ऐसे बोलते जैसे कि आपको इस देश में जगह नहीं है, और जो 300, 400 या 1000 साल पहले हो चुका है उसके लिए आपको अभी भी अपराधी लगना चाहिए। इस किस्म की सोच से कैसे एक देश आगे जाएंगे?
मेरे ख्याल में जो मोदी जी कर रहा है आजकल, शायद ये एक और सबूत है कि ये चुनाव हारने वाला है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कह रहा है कि कोई भी एक प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने के लिए नहीं तैयार थे। हम यकीन नहीं हो सकता जब एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग आपका भैंस लेके जाके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन के मुसलमान को दे देंगे, कि ये लोग मुजरा कर रहे हैं। हमें इस किस्म की भाषा एक प्रधानमंत्री के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम सारे सम्मान देना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री का स्थान के लिए। तो जब हाँ उस स्थान पे बैठे हुए आदमी, महान आदमी के अलावा साधारण किस्म के रास्ते की बुरी बातें करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बुरा है। क्या आपको ये लगता है कि क्या वो नब जानते हैं सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, सोसाइटी कम्युनल टेंशन की तरफ बढ़ चुकी है, इसीलिए इस नब्ज पर हाथ धर दीजिए मुसलमानों वाली पर वोट ट्रांसलेट होगा? क्या ऐसा तो नहीं है उनके पास फीडबैक नहीं होगा चीज़ों का? नहीं, मेरे ख्याल में उनका फीडबैक मिला कि देखिए अब हारने वाले हैं, और उनका प्रॉब्लम है कि 2014 में उनका संदेश दूसरा था ना, विकास, गुजरात का विकास, सबका साथ सबका विकास, और हम पूरा देश को गुजरात के जैसे विकसित बना जाएंगे। ये तो 2014 में कहा, लेकिन 2016 में वो जो नोटबंदी की बकवास करने के बाद कितने लोग को कितने दिक्कत हो गए, कितने छोटे बिजनेसेस बंद हो गए, कितने लोग अपने रोज़गार खो गए। उसके बाद तो विकास के बारे में बोलना और वो रोज़गार के बारे में बोलना उनको उचित नहीं रहा। 2019 में वो इलेक्शन कहानी ये बदल लिया। उसने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस देश को सुरक्षित रखेंगे, हमारी 56 इंच की छाती है, हमें यहाँ ये जगह दे दीजिए कि मैं आप लोगों को सुरक्षित रखें। और उसमें उत्तर भारत में तो उनको बहुत वोट मिले नेशनल सिक्योरिटी के नाम में। अभी ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में हमने क्या देखा है कि जो 45 साल से हमारे समझौता से चाइना के साथ कि बॉर्डर सेटल नहीं है, सीमा पे कुछ तर्क है अभी भी, लेकिन कोई युद्ध नहीं करेंगे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में चाइनीज़ फौज एक दिन आएंगे, अगले दिन हम लोग जाएंगे, समझौता दे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को वहाँ जाने का हक है, तब तक ये पूरी सीमा को डिफाइन कर दे। तो इसलिए अच्छी तरह सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो लोग तय किया कि ये मोदी जी और उनके सरकार से बोलते हैं, कुछ करने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए वो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में 26 में चीनी की आर्मी आके वहाँ बैठे हैं, वहाँ अपनी इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, और हमारी फ़ौज को वहाँ आके पेट्रोल करने का इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो क्या हो गया है, एक बार गलवान में जब हमारे फ़ौज के करीब 20 जवान गए उनसे कहने के लिए कि आप लोग क्यों बैठे हैं, आपकी बारी नहीं है, आप चले जाइए, हमारी बारी है आने के लिए, उस वक्त उनको मारा दिया और 20 जवान शहीद हो गए, क्योंकि हमारी सरकार इतनी बिल्कुल नाकामयाब थे कि चीन के खेल को रेजिस्ट करने के लिए। और इसके बाद मोदी जी और उनकी सरकार और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। हमारे लोगों को मारने के बावजूद ये लोग उनसे ज़्यादा पैसा खर्च करके करीब $200 बिलियन की इंपोर्ट चाइना से लेके आ रहे हैं। तो इस हालत में कैसे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में चुनाव लड़ूं? अच्छा, कांग्रेस पार्टी जवाब देंगे। इसलिए अंत में उनको एक ही उपाय था 2024 के लिए, हिंदू हृदय सम्राट, राम मंदिर, उस किस्म की बातें और पोलराइजेशन। इसलिए राम मंदिर वो समझा कि अभी वो जनवरी में हुआ था, अब अप्रैल में तो लोग भूल गए या उसका असर ज़्यादा नहीं है, तो उनको क्या करूं? जब एक एक चरण में बुरा खबर आया उनको, वो अभी ये पोलराइजेशन शुरू किए, मुसलमानों के बारे में बहुत बुरी चीज़ें बोलने लगा, जैसे आप और मैं तो बात कर रहे थे, मंगलसूत्र, मुल्ला, बटन, मुजरा, जो भी है, इस किस्म की बातें करने लगे। मेरे ख्याल में ये रियली लोगों को दिखा रहे हैं कि इनका अभी विफलता का इतना भय हो गया है कि वो बिना सोच के कुछ बोल रहे हैं जो ना देश के हित में है, ना उनकी पार्टी। जब आप ऐसी बातें करते हैं, जैसे आप संविधान का मसला उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें देश में हो रही हैं, कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो वो कहते हैं जब संविधान की बात आती है तो वो 75 ले आते हैं, इमरजेंसी ले आते हैं, जब कम्युनलिज्म की बात आती है तो वो 84 ले आते हैं।
इसका क्या जवाब है? आप उसी धरती पर है पंजाब की, यहाँ पर इतिहास के बारे में हम तो बहुत चर्चा कर सकते हैं, मेरा सब्जेक्ट है, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाता हूँ। 75 मैं भी इमरजेंसी के खिलाफ था, लेकिन एक चीज़ मैं भी मान लेता हूँ कि इमरजेंसी संवैधानिक था। संविधान में लिखा हुआ था उस ज़माने में कि आपको डोमेस्टिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हक है, उसको इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी जी ने। अगर आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, नहीं, क्योंकि उस वक्त जो हुआ था वो संविधान के अनुसार ही हुआ। दूसरी बात यह है कि पर वो ठीक तो नहीं हुआ ना। ठीक तो नहीं हुआ, मैं उसी वक्त अपोज किया था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत गलत बात थी, लेकिन वो तो पुराने हैं। हम तो 1977 के चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना, ये तो 2024 का चुनाव है। तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि पुराने बातें बोल के मोदी जी की ये आदत है, जब यथार्थ हालत वो बात करने के लिए नहीं तैयार है कि 2014 से 2024 तक वो जनता के लिए क्या किया और हमारे कितने लोग कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, इस विषय के लिए बोलने के लिए नहीं तैयार है। तो इसलिए वो औरंगज़ेब के ज़माने की बात कर रहे हैं, 1947, 1984, क्या क्या बात वो करना पसंद करते हैं। और जब आप विकास के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि 2047 में हमें विकसित भारत बन जाएगा, अमृतकाल बन जाएगा, तो आज की बात बोलिए, आज के वोटर्स को क्या कहेंगे आप? जो आपने 2 करोड़ रोज़गार प्रॉमिस किए थे आपके 1 साल में, और 20 करोड़ होना था इस 10 साल में, और आपको हमारे भारतवासियों को एक भी रोज़गार नहीं दे सका, क्योंकि हमारे जो इतिहास में सबसे बुरा आंकड़े हैं बेरोज़गारी के आजकल, तो वो क्या कहेंगे? तो मेरे ख्याल में मोदी जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ऐसे इतिहास बोलना चाहते हैं। तो एनीवे, संविधान के बारे में 75 छोड़ दो, और कम्युनलिज्म के बारे में आप बोल रहे हैं 84 भी बहुत बुरी बात थी। अब मेरे ख्याल में ऐसे कोई नहीं मानेंगे कि जो बिल्कुल इनोसेंट लोगों को, निरपराध लोगों को उन्होंने मारा दिया। ये तो बिल्कुल ये शेमफुल बात है, और इसमें भी आज का कोई भी नहीं है कांग्रेस में जो मान लेगा। लेकिन जैसे हमारे सारे धर्म हमें सिखाते हैं कि आज के लोगों को उनके बुजुर्गों की गलतियां के लिए आप अभी अपराधी मत बनाइए। मैं ये भी कहूँगा कि जो भी हुआ था उस वक्त बहुत बुरा था, लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं कभी भी इस किस्म का सोच में नहीं है। और आपको कभी मत भूल जाइए कि इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ले आए थे, और अभी भी जैसे जिस किस्म की इज्जत से कांग्रेस पार्टी सिख समुदाय को देखते हैं, मेरे ख्याल में 84 की बहुत दूरी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब भाजपा इस किस्म की बातें करते हैं, क्योंकि अंत में एक ही देश होना चाहिए हमारा, जिसमें सब लोग एक साथ रहें। और इसको ऐसे बांटने का ये जो बातचीत होती है, ये अंत में भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, और ये नहीं होना चाहिए एक प्रधानमंत्री से और एक रूलिंग पार्टी की तरफ से। पंजाब में आप घूम रहे हैं, क्या पंजाब में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो अभी जलंधर, अमृतसर देखा हूँ, अभी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और रास्ते में आनंदपुर साहिब भी रुकूंगा। मैं जो देख रहा हूँ, सही बात कहूँ आपसे, कि इसमें भाजपा की स्थिति बहुत बुरा है पंजाब में, और उनका मेरे ख्याल में जो दूसरे पार्टियां हैं, सबको शायद एक सीट कम से कम मिल सकेंगे, अकाली को, आम आदमी पार्टी को वगैरह, लेकिन ज़्यादा तौर से इस पंजाब के प्रदेश में भाजपा को कोई उम्मीद होना नहीं चाहिए। तो अगर भाजपा को यहाँ मैक्सिमम एक सीट मिले, मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ मैं लोगों से बात करके समझता हूँ कि कहाँ है उनके चांस, कहाँ ये हो सकता है वो वगैरह, वो एक सीट जीतने से उनको क्या खुशी मिल जाएगा मुझे मालूम नहीं है। और आम आदमी पार्टी भी पिछले बार उनके पास इतने सीट थे, 14 में कितने सीट थे वो तो आप 19 में खो गए, एक ही सीट रहा, और वो एक सीट भी भगवंत मान का था, वो भी खो गया अंत में, सिमरनजीत सिंह मान आ गया। तो मैं कहूँगा कि पंजाब एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है। कोई भी पार्टी बहुत खुशी से नहीं कह सकते कि हम अच्छा स्वीप करेंगे, लेकिन सबसे बड़े पार्टी इस चुनाव के बाद कांग्रेस ही होगा, मतलब सबसे ज़्यादा आंकड़े एमपीओं का कांग्रेस के ही होगा पंजाब से। आपने सिमरनजीत मान का जिक्र किया, सिमरनजीत मान भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतपाल के बारे में आप जानते हैं? जी, मुझे आश्चर्य की बात है कि वो डिब्रूगढ़ में बैठ के इसे आवाज़
कर रहे हैं और लोग उनको वोट देने के लिए तैयार है, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अंत में ये जवान क्या सेवा किया है पब्लिक के लिए अब तक, क्या सेवा कर सकते हैं, उनका सोच क्या है, ये सब जान के भी लोग उनको क्यों वोट देंगे मुझे पता नहीं है। आपके ख्याल में क्या है, मुझे समझाइए। मैं तो चलो आप तो आपसे पंजाब का आदमी हूँ। मैं आपके लीडरों की स्टेटमेंट बता देता हूँ। प्रताप बाजवा कहते हैं कि बीजेपी का एक पेट फार्मूला है, वो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि ये सिख फंडामेंटलिस्ट को यहाँ पर खड़े करके राइट विंग के खिलाफ कोई दूसरा राइट विंग फिर ही खड़ा होगा। ये प्रताप बाजवा ने कहा कि बीजेपी हालात भी खराब करेगी पंजाब के, वो आग से खेल रही है। शायद वही है। प्रताप बाजवा तो दोस्त है और वो अच्छी तरह जानता है पंजाब की राजनीति। इस बार मैं उनसे बात नहीं कर सका, लेकिन ठीक है, तो शायद यही है सही। ये सारा भी भाजपा के खेल ही हो सकता है। सुखबीर बादल कहते हैं ये एजेंसियों और आरएसएस का प्रोडक्ट है, ऐसे भी सुखबीर बादल ने बोला। ये तो यही सुना था पहले कि जैसे जब वो पहले आया, लोग कहते हैं कि उनकी एक मैन हंट कर रहे थे कि आदमी कहाँ है, पकड़ना है। तो याद है 6-7 दिन यही चल रहा था सारे माध्यमों में, 10-15 दिन चला, 10-15 दिन। और उसके बाद जब उनको पकड़ लिया, यही बात थी कि ये लोग खुद ये मॉन्स्टर को बना दिया, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर है ना साहित्य में, कि बनाते हैं और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए उसको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन अरेस्ट करने के बाद अगर वो फिर ऐसे इम्पैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे देश की एक अच्छा इशारा नहीं है कि पंजाब किस हालत में है अगर उस किस्म के आदमी चुनाव जीत सके। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, डीप स्टेट को लेकर। आप क्या मानते हैं, डीप स्टेट होती क्या है? डीप स्टेट कुछ होती है? डीप स्टेट, पंजाब में एक कहावत है कि जब पंजाबी पहला पैग लगाएगा वो पंजाब डिस्कस करेगा, दूसरा पैग लगाएगा नेशनल पॉलिटिक्स, तीसरा लगाएगा इंटरनेशनल करेगा, चौथा लगाएगा तो फिर डीप स्टेट पर आ जाएगा वो। सही बात है कि ये यहाँ डीप स्टेट बहुत डिस्कस होती है, बहुत डिस्कस होती है। शायद यहाँ पर मूवमेंट रही होती है ना, कश्मीर है, पंजाब है, यहाँ पर तो एक पूरी मिलिटेंट मूवमेंट रही है। डीप स्टेट का मतलब है जो स्टेट हम देखते नहीं है और जो छुपा के काम करते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल हो, हमारे देश में आईबी, रॉ, ये सब लगा के क्या क्या काम कर रहा है, इस किस्म की सोच है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मेरे ख्याल में हमारा एक बहुत बड़ा डीप स्टेट है, क्योंकि हमारे देश का एक परंपरा है कि हम सिविलियन कंट्रोल से ही एजेंसीज को चलाते हैं और हम सिविलियन कंट्रोल से आर्मी को भी चलाते हैं। अगर पाकिस्तान के बारे में बोले तो बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं कि वहाँ डीप स्टेट है, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल बजट में भी है कि आर्मी है सबसे ज़्यादा पैसे मिलने वाले स्थापन, और उनके साथ जो बाकी है, बाकी इंस्टीट्यूशन है, इंटेलिजेंस, ISI वगैरह, ये लोग भी बहुत बहुत मजबूत है, आप सब जानते हैं। तो ये जो वेस्ट के बारे में भी कहा जाता है कि वेस्ट में भी ये चर्चा चलती है, जब इंडिया को डीरेल करने की कोशिशें होती हैं, बहुत सारे राइट विंग के लोग कहते हैं कि देखिए जी, ये पूरा जो जॉर्ज सोरोस वाला जो पूरा फिनोमेना है, ये ऐसे कैसे, जॉर्ज सोरोस को आप कैसे देखते हैं कि वाकई वो फंडिंग करके अरब स्प्रिंग कहीं ला देते हैं, कभी इजराइल और फ़लस्तीन पर अब उनकी नहीं चली। तो जॉर्ज सोरोस को मैं जानता था, जब मैं मेरे मिले हैं था, वो बहुत बार मिले, उनके घर में वीकेंड के लिए भी गया था, मैं उसके कई बार मुलाकात हुई, बात भी हुई। मैं उनको लगे रहूं मुन्ना भाई का वीडियो लेके जाके दिखा दिया उनको, अच्छा, कि ये सब है हमारे भारत के पॉपुलर सिनेमा, उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैं अच्छी जानकारी, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस किस्म की कंस्पिरेसी वाला है। जॉर्ज सोरोस का कुछ आइडियाज़ है, जैसे एनवायरनमेंट, परिस्थिति के बारे में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, और एनवायरनमेंट के लिए वो अगर कुछ दबाव लगाएंगे कोई भी देश पे, इसका उम्मीद सिर्फ है कि ये एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ की सरकार उनके साथ खड़े हो जाए। क्लाइमेट चेंज बुरा है हमारे दुनिया के लिए, इस किस्म के विषय पे वो बहुत एक्टिव है और बहुत पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का सरकार बदलना तो बहुत दूर का सोच है यार, उनका मन में ऐसे, वो मोदी साहब के खिलाफ बोले, आपको पता है, तो वो हक नहीं है क्या बोलने का? नहीं, बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, किसी पर भी बोल सकता है कोई। ये कहते हैं कि ये साजिश है, क्योंकि वेस्ट नहीं चाहता, या वेस्ट के कुछ लोग नहीं चाहते, वेस्ट की डीप स्टेट का एक हिस्सा नहीं चाहता, दूसरा हिस्सा तो मोदी जी के साथ है। तो यही है, हमारे दुनिया में ऐसे ही है कि जब कांग्रेस सत्ते पे थे, कई वेस्टर्न
राज्यों में मेरे ख्याल में हमारे खिलाफ उनको भी ऐसे ही सोच था कि ये ठीक नहीं है कि हमारे देश के लोग जो सोशलिस्ट पॉलिसी करते थे और अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में तो आपको पता है इन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, ये सब देख के कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी खिलाफ थे। अभी कुछ लोग मोदी जी के कुछ पॉलिसीज़ के खिलाफ होंगे, कल पता नहीं कौन आएगा और किस किस्म के बदलाव हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहूँगा कि कोई भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे सरकार के खिलाफ कुछ नेगेटिव बोला, उसका मतलब नहीं है कि वो पैसे खर्च करके हमारी सरकार को गिराने चाहते हैं। कोई को विदेश लोगों को इतना हक नहीं होगा, इतनी हिम्मत भी नहीं होगा और इतना मेरे ख्याल में इतने पैसे भी नहीं होंगे इतना बड़ा सरकार को गिराने के लिए। ये सब देखिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए बड़ा मन से, बड़ा हृदय से कि हम बहुत बड़ा देश है। हाँ, ये कोई भी एक अमेरिकन बिलियनर आके कुछ कहा तो हमें सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है? इतनी गंभीर बात क्या है कि एक आदमी ने कहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे देश में कितने लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। ऐसे सोचना चाहिए। अगर हम सरकार में बैठे हैं और हमारे खिलाफ कोई कुछ बोला, मैं कहूँगी ठीक है, हम भी लोकतंत्र है, आपका भी लोकतंत्र है, कह दीजिए। कल कोई और आएगा आपके देश से जो हमारे फेवर में लिखेगा। सर, ये एलिगेशन भी लगता है खास तौर पर यही, चाहे वो जोरो सरोसस है या कोई और लोग हैं, कि जो ये बीजेपी का बहुत बड़ा एलिगेशन रहा। एनजीओज़ का उन्होंने फंड बंद किया, आपको पता है, बहुत सारी एनजीओज़ का उन्होंने फंडिंग रोक दी और बहुत सारे लोगों को ऐसे माना गया कि ये लोग वेस्ट का एजेंडा चलाते हैं। ये यहाँ लोग एलिगेशन लगे, ये लोग चाइना का एजेंडा चलाते हैं। एक पत्रकार को भी अंदर आपको पता है जेल में जाना पड़ा, हालांकि उनकी जमानत हो गई है। न्यूज़ क्लिक के आपको पता होगा। हाँ, लेकिन देखिए, ये सब मेरे ख्याल में हमारे सरकार बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मानते नहीं है। ये मोदी जी का सरकार इतने घबराहट में है कि वो सोचते हैं कि जब लोग कुछ और काम करें जो वो लोग सरकार कंट्रोल नहीं करती है, कि इसमें से कुछ भय की बात है, कुछ घबराने की बात है। मैं कहूँगा कि एक बड़ा देश भारत के जैसे एक बड़ा लोकतंत्र, हम लोगों को अपनी चीज़ें करने दीजिए। ये जो वो कहते हैं कि किसी के नाम, किसी के पैसे से भारत में झंडा चलाया जा रहा है, उनका झंडा चलाया जा रहा है। देखिए, लेकिन ये पैसे कैसे खर्च करते हैं ये तो सरकार का पूरा हक है ऑडिट पूछने के लिए, क्योंकि एफसीआरए रेगुलेशंस के अनुसार एफसीआरए बहुत सारे रद्द कर दिए गए एनजीओज़ के। तो वो यही प्रॉब्लम है। तो एनजीओज़ बहुत शिकायत कर रहे हैं। शीतलवाड़ वाला भी आपको पता होगा। एनजीओज़ का शिकायत कर रहे हैं, चर्च ग्रुप्स शिकायत कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटीज़ सारे शिकायत कर रहे हैं। बहुत लोग मेरे पास भी आए। एक बार वो मदर टेरेसा का भी कट किया एफसीआरए। मदर टेरेसा के जो, वो तो उनकी देहांत हो गया, लेकिन उनका जो मिशनरी जो चैरिटी है, भाई आप देखिए, ये पैसे विदेश से आए होंगे, लेकिन ये किसके लिए खर्च कर रहे हैं ये लोग? अगर गरीब आदमियों को, भारतवासियों को मदद करने के लिए करते हैं या बीमार आदमियों को मदद करते हैं, तो आपको क्या एतराज़ है इसमें? विदेश से पैसे आने दो, हमारे बेनिफिट हमारे देश के लोगों से है। लेकिन आप अगर कंट्रोल करो, उनके अकाउंट्स मांग लो, चेक कर लो कि ये पैसे आए, अब इतना $1 मिलियन मिला अमेरिका से, कैसे खर्च किया आप, ये देख के तय कीजिए। लेकिन इस किस्म के जो एक्शन सरकार ले रहे हैं, हमारे इमेज को बहुत ख़राब कर रहा है विदेश में। विदेशी लोग कहते हैं कि किस किस्म का देश है, कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जो कुछ स्वतंत्रता लोगों को होनी चाहिए, ये नहीं है। आप तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत जानते हैं और आप यूएनओ में रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कहा जाता है कि बड़ी बड़ी फाउंडेशनें, बहुत सारी किताबें भी इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में लिखी गई किताबें हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, दुनिया को वही चला रही हैं, उसमें ये सरोसस जैसे लोग भी हैं, कहाँ गेम घुमानी है, कहाँ कौन रहे, कहाँ कौन ना रहे, ये तय करते हैं। नहीं यार, कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं है जो भारत में इतना पैसे खर्च कर सके कि हमारे फूड फाउंडेशन के बारे में का 1% हमारे भारतीय टैक्स पेयर्स के बजट के 1% तक नहीं पहुंचेंगे। ये सब डरने की बात नहीं है। मेरे ख्याल में हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े देश है, वी आर अबव ऑल दिस, हमारा बड़ा मन है, बड़ा दिल है, आप आइए कर लीजिए, हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो बोल ही दीजिए। हम तो आपसे इतना बड़ा है कि हमें कुछ शक नहीं, ये जो हम कर रहे हैं हम देश के हित में कर रहे हैं, लोग हमें ही समर्थन करेंगे, फिनिश कहानी। आप ऐसे डर के दूसरों को कंट्रोल करना क्यों? ये बहुत पेटी लगता है, बहुत छोटी सी मन के एक्शन है ये जो कर रहे हैं सर। सर, हेनरी किसिंजर को मिले हैं आप कभी? हाँ, बहुत बार मिले हैं।
क्या बात कभी डिस्कशन कोई हेनरी किसिंजर से आपकी हुई हो? हाँ, मैं तो जब उनसे मिला में तो वो सबसे बड़ा चेहरा, बड़े बड़े बहुत बड़ा था, लेकिन मैं ज़्यादा इंडिया के बारे में ही बात की उनके साथ, क्योंकि मैंने कहा मुझे याद है 71 में आप इतने खिलाफ थे हमारे, आपने ये सब कहा निक्सन को, इंदिरा गांधी के बारे में, भारत के बारे में, और आप पाकिस्तान को समर्थन दिए 71 में। आपका मन क्यों बदल गया? मैं खुश हूँ कि आप आजकल इंडिया के साथ फ्रेंडशिप में बहुत बड़ी आवाज़ आ गई आपको। आपको कैसा कोई ये चेंज हो गया? वो कह रहा था कि देखिए टाइम भी बदलते हैं तो मन भी बदल जा सकता है। हमारे देश में आजकल, अमेरिका में आजकल, मतलब अभी 15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, 15-20 साल के पहले ये सब कॉन्वर्सेशंस हुई मैंने कहा कि देखिए भारत हमें ज़रूरी है आजकल। उस वक्त 71 में भारत ज़रा ये सोवियत यूनियन के नज़दीक था, करीब था, और हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हम भारत के खिलाफ। आजकल सोवियत यूनियन है ही नहीं। अभी चाइना का एक बड़ा थ्रेट आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों अमेरिका के साथ अच्छा संपर्क में हैं, अच्छा बंधन स्थापित करना कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि भारत जैसा देश, एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कि वो मजबूत हो जाए और अमेरिका के एक पार्टनर बन जाए। तो इस किस्म की सोच के लिए किसिंजर बहुत खुलेआम से बोलते थे हमारे लिए, हमारे मतलब भारत के लिए। मैं उस ज़माने में यूनाइटेड नेशंस में था, मैं भारत की सरकार के लिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लगा उस समय। तो जैसे जुलियन सांझ ने पूरी दुनिया पर खुलासे किए, खासतौर अमेरिका पर, कि क्या कर रहा था वो पूरी दुनिया में, और इसका जो पूरा नीति घाड़ा माना जाता है वो हेनरी किसिंजर ही करते रहे हैं सब कुछ। आपको तो पता है सारी गेमें। तो दुनिया सब जब सर ऐसे, मतलब आप कैसे, आपने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, बंदा इतना बेकिर्क हो जाता है सर कि दुनिया में कुछ आपने देखा, वहाँ पर अफगानिस्तान में क्या हुआ छोटे छोटे बच्चों से, इराक में क्या हुआ, आप एक थ्योरी करते हो और कहते हो वार ऑन टेररिज्म है, पर वो तो वार ऑन रिसोर्स निकल आती है, वार ऑन ऑयल निकल आती है बाद में। लेकिन तो ये इतने सब बेकिर्क होते हैं ये लोग। ये सब दिखाई देता है ना, जब अमेरिका कोई जंग करते हैं अपने ऑयल को सेफगार्ड करने के लिए, तो नेचुरली पूरा लोग देखते हैं कि ये अपने ही हित में कर रहे हैं, और जो कुछ बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल है, वो है डेमोक्रेसी है, ये सब बकवास है, कि वो अपना ऑयल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब ये इजराइल के विषय पे उनका कोई दूसरा प्रॉब्लम है, सिविलाइजेशनल गिल्ट है, क्योंकि जब हिटलर ने किया जो कुछ जूस को किया ना, तो पूरे क्रिश्चियन देशों में ऐसा लगा कि क्रिश्चियन धर्म के लोग बहुत बड़ी गलती की है, और उसके लिए हम ये पाप को हम अटोनमेंट देना चाहिए, हम उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। तो इसलिए अमेरिका भी जूस जो भी, मतलब इजरायली देश जो भी किया, वो समर्थन देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है इनके मन में कि इजराइल को सहायता दे दें। अब तो काफ़ी दूर हो गए मेरे ख्याल में, अमेरिका के भीतर बहुत लोग सरकार के खिलाफ हो गए कि जब इजराइल इतने लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर 7 को बहुत बुरी चीज़ हो गई, करीब 1200 इजरायलीज को मारा दिया, और ये लोग निरपराध थे, इनोसेंट लोग थे, उनका किडनैपिंग हो गया, हॉस्टेज हो गया, बहुत बहुत बुरी चीज़ें हो गई। लेकिन उसके बाद अब 1200 नहीं, 2000 नहीं, अब 40,000 लोग को मारा दिया है, कितने सारे घरों को तोड़ दिया है, कितने लोगों की ज़िंदगी को आपने बर्बाद किया है। ये तो रुकना चाहिए। क्या करें आप? आपकी तरफ से जो सज़ा देना था ये हमास के खिलाफ, ये तो एक पूरे पॉपुलेशन को आप बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो अमेरिका, मेरे ख्याल में अभी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर ही कुछ ये विवाद निकल रहा है, और बाइडेन का एक बहुत बड़ा खतरा में है बाइडेन की सरकार इस साल के चुनाव में, क्योंकि कई लोग जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन देने वाले थे, वोट देने वाले थे, वो कह रहे हैं कि बाइडेन को वोट नहीं दे सकता क्योंकि इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। और ये इजराइल गाजा युद्ध में ही ये सबसे ज़्यादा यूएन का इन दिनों में मीनिंग खत्म हो गया है, क्योंकि जो यूएन कह रही थी, अमेरिका ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। नहीं, देखिए यूएन ने कहा सीज फायर करो, अमेरिका ने ठोक के कहा कि हम नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। यूएन एक मंच है, जिस मंच में अगर आप देखेंगे कि कौन कौन बैठे हैं, यूएन का कोई मीनिंग नहीं है। ये सब देश है ना, यूएन का कोई मीनिंग नहीं है। जहाँ सारे देश की सरकार एक ही मन का है कोई भी विषय में, तो यूएन बहुत इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि पूरा दुनिया के नाम पे यूएन काम कर सकता है। या अगर वो मजबूत पावर्स उसको
उसको अपोज नहीं करते। जैसे कि आप यहाँ बैठ के कहते हैं कि मैं ये करूँगा, यूएन रेजोल्यूशन पास कर दो, और मैं आपके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं आपको विरोध नहीं करता हूँ, मैं रेजोल्यूशन वीटो नहीं करता, तो आपके ये समर्थन से तो यही माना जाए कि यूएन लेकिन अगर जो 2 बड़े देश या 3 बड़े देश के आपस में कोई समझौता नहीं है, हम लोग बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में है, तब तो यूएन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यूएन क्या है, यूएन का खुद कोई आर्मी नहीं है। तो ये माना जाए कि यूएन है जो वो तगड़े लोगों की है, बड़े लोगों की है, गरीब बंदे की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, फलस्तीन की कोई सुनवाई नहीं है, अमेरिका जो कहेगा वो होगा। फिर सारा ढोंग क्या है? देखिए अंत में तो यूएन मीनिंगलेस हो गई सर। देखिए एक शीशा है, एक खिड़की, एक आप जैसे देखेंगे हमारे दुनिया का एक शीशा है, मतलब आप देखते हैं उसमें जिस किस्म की दुनिया में हम रहते हैं, और इस दुनिया में इनइक्वालिटी भी है, बड़े देश है, छोटे देश है, अमीर देश है, गरीब देश है, ये सब इस शीशे में देख सकते हैं आप। ये है यथार्थ दुनिया के। तो इसमें क्या अजीब बात है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो 70 साल पहले हमारे सेकंड सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के डाग हैमरशोल्ड ने कहा था, उन्होंने कहा देखिए द यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन, स्वर्ग को नहीं ले जा सकता है, बट रादर टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। कि यूएन ऐसे ही करेगा कि हम नरक तक नहीं पहुंच जाए, लेकिन स्वर्ग में जाने का कोई गारंटी नहीं हमारे तरफ से, क्योंकि हमको पता है हम सिर्फ ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। तो इस किस्म की बात अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल में अपना आज का यूएन को आप समझेंगे कि जब अमेरिका एक तरफ और रशिया चाइना दूसरी तरफ बुरे हाल में है, उनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यूएन इफेक्टिव नहीं होता। सेक्रेटरी जनरल अपने ही नाम पे कुछ कर सकता था, और ये मुझे लगा फॉर एग्जांपल ये जो रशियन यूक्रेन वॉर था, वो 7 हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन सारे दुनिया में कह रहे थे कि जंग होने वाला है, रशियन आर्मी प्रिपेयर कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। उस वक्त सेक्रेटरी जनरल एक्शन लेके मॉस्को जाके पुतिन से मिलके, उसके बाद कीव जाके यूक्रेन से मिलके कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि लोग कह रहे थे देखो ये जंग होने वाला है, गारंटीड है, और बड़े बड़े देश ऐसे कह रहे थे। तो सेक्रेटरी जनरल क्यों अपने हाथ पे बिठा के रहा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। उस किस्म का पीस मेकिंग जो समाधान ले आ सकते दुनिया में, उस काम के लिए अभी भी यूएन अच्छा है। लेकिन अंत में जब एक युद्ध शुरू हो गया, तब तो बिना देशों के समर्थन से अब कुछ नहीं कर सकते। अगर यूएन एक पीस कीपिंग फोर्स भेजना भी चाहते हैं, तो सरकारों ये ट्रू फोर्स को देना चाहिए। यूएन का इंडिपेंडेंट कोई आर्मी नहीं है। यूएन आते हैं, सेक्रेटरी जनरल आते हैं इंडिया को, यूएस को, आयरलैंड को, कनाडा को कि हमें कुछ फौज दे दीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल एक पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑथराइज किया है। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बिल्कुल विवाद चल रहा है, बहस चल रहा है, वो लोग तैयार नहीं है अग्री करने के लिए, तो कौन फौज देने वाला है, कहाँ रेजोल्यूशन होगा काम करने के लिए? तो बैठे बैठे रहेंगे यूएन। तो ये 2 बड़े जंग तो चल रहा है इस मामले में, दोनों में यूएन। इस मामले में ये कंट्राडिक्शन भी देखने को मिली सर, जो इजराइल वाले में और फलस्तीन वाले में अमेरिका की पॉलिसी एक है, और जॉर्ज सोरोस का बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अलग थी, वो फलस्तीन के साथ थी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये क्या गेम हो रही है, वहाँ पर कोई डीप स्टेट में कंट्राडिक्शन है? नहीं, सोरोस एक व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति, लेकिन इतना अमीर नहीं है कि कोई भी अपनी सरकार जो कहते रहे वही होता रहा है। नहीं यार, अरब स्प्रिंग कहते हैं वही लाए थे, इतने ज्यादा नहीं। मिस्र में जो हुआ वो मैं तो ज्यादा फंडिंग से हुआ। जो मैं देखा हूँ दुनिया में, ये कंस्पिरेसी थियरीज 99% सही नहीं है। लोग की इमेजिनेशन बहुत, शायद ज़्यादा सिनेमा देखे होंगे, तो इस किस्म में सोचे कि कोई एक कमरे में बैठ के पूरा दुनिया को बदलने की कोशिश करे, ऐसे नहीं है भाई। लोग अपनी ही राय है, जॉर्ज सोरोस एक अमीर आदमी, अपनी राय है, वो राय बताने के लिए तैयार है, और कभी कभी वो राय को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग भी करते हैं। कितने फंडिंग करते हैं? अब कोई भी सरकार देखिए, हमारी सरकार देखिए, 10 जॉर्ज सोरोस को हम खरीद सकेंगे। लास्ट सवाल मेरा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं 303 पार होगी बीजेपी। मैं आपसे कह रहा हूं कि नामुमकिन है कि भाजपा को 272 जो मेजॉरिटी का मार्क है वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा। मैं जो देख रहा हूं पूरे देश में, और मेरे केरल में वोटिंग हुआ सेकेंड चरण में अप्रैल 26 को, तो उसके बाद मैं पूरा देश में चला, 10-12 राज्य में प्रचार करके मैं बताता हूं कि भाजपा को कोई चांस नहीं है 270 पहुंचेंगे, 260 पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में 250 250 भी बहुत बहुत कठिन बात है उनके लिए।
अगर वहाँ तक पहुँचे शायद उनके सहयोगियों के साथ कोई उम्मीद होगा। प्रशांत किशोर उतना कहने से मैं सुनने के लिए तैयार था, लेकिन 300 की बात नामुमकिन है, मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ। थैंक यू सर, आप हमें टाइम धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। पंजाब आए आप, और कैसा लगा पंजाब आपको? मुझे बहुत पसंद है पंजाबी स्पिरिट जो है, हर बार जब आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अमृतसर मेरा फेवरेट शहर है, क्योंकि वहाँ मैं जलियांवाला बाग जाता हूँ हर वक्त, हरमंदिर साहब जाता हूँ हर वक्त, और हरमंदिर साहब में जो सुकून मिलता है, जो आपको भगवान के साथ एक मन में रहने का जगह है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और पंजाबी लोग भी इतने अच्छे हैं, इतने हॉस्पिटैलिटी देते हैं, इतने दोस्ती है उनकी तरफ से। कुलचे खाए आने में, हाँ कुलचा भी खा के गया मैं निकलने के पहले अमृतसरी कुलचा खा के ही निकला शहर से। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 303 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।